नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। मैं अनीश कुमार सिंह इस साल से या फिर यूं कहिए कि इस न्यू एकेडमिक सेशन से मैं आप सभी के लिए एक न्यू मॉड्यूल लेके आया हूं, जिसे हम जीएस हिस्ट्री फाउंडेशन के नाम से जानेंगे। और बेसिकली इस पूरे के पूरे फाउंडेशन कोर्स में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और इन जनरल एक हिस्ट्री सब्जेक्ट के नॉलेज को हम समझेंगे, जानेंगे और तैयारी करेंगे। यूपीएससी में जैसे आपका सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट। स्टेट पीसीएस में जैसे अगर आप यूपी पीसीएस या बीपीएससी या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो, और अगर आप एक जनरल व्यूअर हैं जो कि आप हिस्ट्री के किसी भी फैक्ट को या डेटा को या किसी भी अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। ये जो पूरा का पूरा जो कोर्स रहेगा, इसमें हम इंडियन हिस्ट्री को और वर्ल्ड हिस्ट्री को जो एक इंडियन एकेडमिक सिस्टम में पढ़ाया जाता है, हम उसे समझेंगे और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उसे हम अपने तैयारी के में कैसे इस्तेमाल करना है, हम उसे जानेंगे और उसे पढ़ेंगे। अगर देखा जाए कि हम जब भी अपने सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जब भी हम तैयारी करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास कुछ बुक रिसोर्सेस होते हैं। आप सभी जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो भी नए कैंडिडेट्स अभी इस साल से तैयारी करेंगे और जो पहले से इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी जो है वो एक मेन फाउंडेशन टेक्स्ट बुक के तौर पे होता है, जो हर कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को अगर तैयारी कर रहा है, तो उसे एक बार गो थ्रू करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। वहीं पर हर सब्जेक्ट के साथ में जुड़े हुए कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं और आपके जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन दोनों से मिला के आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से होगा, और ऐसा भी नहीं होता है कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से होते हैं। इन दोनों से मिलाकर आप सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और मिसलेनियस लेवल पर भी होते हैं। तो बाय एंड लार्ज इन सारी चीजों को मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, मैं तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा कवर करूंगा ही। 100% मेरी तरफ से कवर किया जाएगा। अक्सर अपने चैनल पे मैंने कई सारे मॉड्यूल्स को स्टार्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता था कि एक ही चीजों को मुझे लगातार बार बार 10 बार रिपीट करना पड़ता था। एक क्लास के लिए जैसे मैंने खुद से पढ़ा, पहले उसका नोट्स बनाया, नोट्स से फिर मैंने उसका पीपीटी बनाया और पीपीटी बना के फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता था कि कई बार चीजें रिपीटेटिव होने के कारण से टाइम लैग भी ज्यादा हो जाता था और मैं जो एक पेस मेंटेन होना चाहिए था वो मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था। काफी सोचने समझने के बाद मुझे लगा कि शायद ये मॉडल जो है, जहाँ पे एक छोटा सा कैमरा या अपने मोबाइल का ही कैमरा ले लीजिए और एक बोर्ड लगा के उसे अगर मैं पढ़ाऊं, समझा दूं और अगर बता दूं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट को, तो वो ज्यादा मुझे लगा कि यूजफुल है। इसमें अननेसेसरी कि आपको चीजों को पीपीटी बनाना या फिर ये बनाना वो बनाना, पीपीटी बनाओगे फिर उसके बाद में उसको स्टोर करते रहोगे, कहीं पे रखोगे और अंत में क्या होता है कि उसको ना रिवाइज कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं और फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक पोथी की तरह बस सिर्फ कंपाइल्ड होके डेटा हमारे पास रह जाता है। रैदर इससे अच्छा ये है कि आपको सिर्फ जब आप क्लास देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चाहिए ही चाहिए। अपना एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए, अपना एक कॉपी बना लीजिए और जैसे जैसे मैं हर टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ाते जाऊंगा, क्या क्या पॉइंट्स उसमें लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स नहीं लिखना है,
मैं आपको क्लास में देते जाऊंगा और बस खाली सिर्फ उतना ही आपको रखना है। और जब मैं और हाँ एनसीईआरटी को मैं एक बार आपको पढ़ने के जरूर कहूंगा, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, अभी आपके पास में सिचुएशन है। आप ऐसा नहीं है कि आप अभी सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। जो इस साल पीटी देने वाले, मैं उनके पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा हूँ, जो अगले साल से 27 से और आने वाले ईयर्स के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लगभग जुलाई के बाद से अगर होगा तो लगभग हम अपनी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन को कवर कर चुके होंगे। तो एनसीईआरटी आपको एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा क्लास के साथ में। वो इसलिए है कि ताकि आप भी अवेयर रहें कि क्या है चीजों में। बाकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को और जो एक जनरल नोट्स जो बनाना है वो मैं आपको क्लास में पूरा का पूरा कवर करके दे दूंगा। अक्सर इस सब्जेक्ट में कई सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं, जैसे एंशिएंट के लिए अलग है, मिडिवल के लिए अलग है, मॉडर्न के लिए अलग है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए अलग है, आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग है। तो इससे कई ज्यादा हैवॉक हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपको सिर्फ मेरे क्लास के नोट्स को मेंटेन करना है और उसे रिवाइज करना है और रिविजिट करते रहना है और टेस्ट देना है। बस यही आपको आपके मेरे चैनल के साथ जुड़ने पे और इस कोर्स के साथ में आपको ये एक फायदा होने वाला है। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपसे मेरी तरफ से कोई चार्जेस नहीं है। ये एक छोटा सा सेटअप है, बजट में है, और जो भी आप देखना चाहते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ओपन है। इस सेटअप के इस पूरे फाउंडेशन के दौरान जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब हम सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो मैं अपने ईमेल आईडी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो जो इस साल के बाद से और अगले से आने वाले सालों में जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनके लिए है। इस साल जो लोग पीटी को क्वालिफाई करेंगे और जो इस साल के मेंस में जाएंगे, उनके लिए भी ये सेशन यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आंसर राइटिंग को भी प्रैक्टिस करूंगा। जो मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है उसे भी मैं कवर करूंगा। हर टॉपिक को कवर करने के बाद, जिसके मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर रहेंगे, उसके बाद में मैं PYQs को डिस्कस करना, उसके आंसर क्या होते हैं, और उसके बेसिस पे जो भी टॉपिक जिस टॉपिक से रहा है उससे क्या फर्दर नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे जो भी सेक्शन हो, उसको हम लोग लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके से 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में आंसर को अटेम्प्ट करना है। इन सब का हम तैयारी करेंगे। तो आपके जो भी फ्रेंड्स या आपके जो सीनियर हैं या जो आपके जो नोन है, जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो आके मेरे साथ में इस सेशन के दौरान में आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लासेस बेसिकली 3 दिन वीक में आपके पास में 3 दिन रहेंगे। जो इस हिस्ट्री फाउंडेशन का जो क्लास होगा वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको क्लासेस मिलेंगे। और जो आंसर राइटिंग जो होगा, जिसमें मैंने जो आपको आंसर राइटिंग बताया था, जो मेंस का जो आंसर राइटिंग है, वो बेसिकली होगा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। हो सकता है कि जब हम अगर टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया तो एक दिन में 2 वीडियोस भी आ सकते हैं। तो एक यही चीज आपके पास में फायदा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए। और अपने एक शेड्यूल के हिसाब से देखिए, लाइफ में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर चीजों को लेथार्जिकनेस तरीके से अगर कवर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे कि चलो आज इसको कर लेता हूँ, आज 2 लेसन, आज किसी दिन मूड में आया तो 4 वीडियोस को कवर कर लिया एक दिन, और फिर 1 हफ्ते तक कुछ कर ही नहीं रहे हैं। रैदर आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ में चलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप परफॉर्म करेंगे तभी आप इस एग्जाम में सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हर एक लेवल पे आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन हो, या आगे चल के इंटरव्यू भी होगा, ये हर जगह पे हर लेवल पे आपका टेस्ट होगा। तो इसे कैजुअली मत लीजिए। क्लास में अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके रखना, इन सब से कोई अचीवमेंट नहीं होने वाला है। एक क्रिस्प, एक सटीक, एक जो यूजफुल, जो कि आपको अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आप उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके निकल जाएं
और फिर बाकी अदर सब्जेक्ट्स में करें। आपको क्वालिफाई करना है, आपको ना कोई रिकॉर्ड बनाना है, ना आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है कि आपने सारी चीजों को सही कर दिया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जितना नोट्स क्लास में देते जाऊंगा। हाँ, आपके कुछ अगर एक्स्ट्रा डाउट्स और क्वेरी हैं सब्जेक्ट को रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, ऑब्वियसली मैं उस चीज को आंसर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, या आपको हो सकता है कि किसी टॉपिक में ज्यादा नॉलेज हो, आपने उस चीज को पढ़ा हो, तो हम उसमें अगर कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट और डिस्कशन अगर है तो उसको जरूर हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए मैं हमेशा ओपन रहूंगा, बट ज्यादा अपने गोल और जो आपका जो एजेंडा है उसे डेविएट नहीं होना है। याद रखिएगा, आप रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए नहीं, आपको सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्लास के डिटेल्स, किस तरीके से वीडियोस आपको मिलेंगे, क्या क्या हम कवर करेंगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार मैं बता देता हूं कि आपको इसमें क्या क्या कवर करना है। पूरे लेक्चर के दौरान हम क्या क्या कवर करेंगे जानते ही हैं। जो सिर्फ नए जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, मैं उनके लिए बता देता हूं। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इन सभी को हम कवर करेंगे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, और लगभग सब चीजें इसमें कवर हो जाएंगे। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी जो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे चीजें यहाँ मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा। इन लेंथ में आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है कि ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि किस एग्जामिनेशन के लिए कौन सा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही डेटा होता है, एक ही फैक्ट होता है, लेकिन डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके से उन चीजों को पूछा जाता है। तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। मेन बुक मैंने आपको बता दिया है, हमारा जो कोर जो रहेगा जिसे आपको भी पढ़ना है और उसी के बेसिस पे हम भी तैयारी करेंगे, वो रहेगा एनसीईआरटी। जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होंगे उनको मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ताकि आपको उन सब चीजों को उस तरफ जाने का जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपना पूरा का पूरा एफर्ट डालेंगे रिवीजन करने के ऊपर, रिवाइज करने के ऊपर, और क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करने के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक रहेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये होगा हमारा क्लास 1। हमेशा जब भी मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा और जब भी हम किसी नए टॉपिक को पढ़ने वाले होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक माइंड मैप दूंगा। इस माइंड मैप से आप सभी के लिए यूजफुलनेस क्या होगा कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें किसी भी टॉपिक को अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे तैयारी करना है। तो अगर देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम बेसिकली 3 ब्रॉड पैरामीटर्स में बांट सकते हैं। 3 हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी होता है। सबसे पहला जो है इससे रिलेटेड है इसके ओरिजिन और इसके डिस्कवरी से। अगर हम इसके ओरिजिन और डिस्कवरी के बारे में पूछें तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो खास करके जो इससे जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो है पर्सनालिटीज से रिलेटेड। कौन कौन से पर्सनालिटीज इनसे जुड़े थे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आ जाता है जो है फीचर्स ऑफ अर्ली हड़प्पन फेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादातर अगर एग्जाम्स में अगर जो क्वेश्चंस अगर आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी अगर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, तो ओरिजिन और डिस्कवरीज में हमसे पर्सनालिटीज, जैसे कोई साइट है तो किस साइट को किसने एक्सकैवेट किया था, या हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स का रोल था, उनके बारे में पूछा जाता है। और इसी में होता है अर्ली हड़प्पन फेज। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्ली हड़प्पन फेज क्या होता है। बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से हम इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं।
तो उसका जो फर्स्ट फेज होता है उसे अर्ली हड़प्पन फेज कहा जाता है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जनरल फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, यही है जो इसका मोस्ट एडवांस फेज, जिसे हम मैच्योर फेज या फिर अर्बन फेज कहते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आ जाते हैं साइट्स। अब साइट्स को वो किस स्टेट्स में लोकेटेड है या किस रिवर बैंक के अलोंग लोकेटेड है, ये हमेशा पूछा जाता है। आपको फिल इन मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दिया जाएगा और आपको उसे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। उसके बाद टाउन प्लानिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग कैसा था। फिर इसके बाद में आ जाता है हड़प्पन क्राफ्ट्स एंड टेक्निक, जो भी उनके पॉटरीज थे, उनके सील्स थे, वो किस तरीके से बनाए जाते थे। अगर टाउन प्लानिंग अगर होता था तो उसमें ब्रिक का रेशियो क्या होता था, वो किस मटेरियल के बने हुए होते थे, क्या ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था या मड ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे सारे प्रश्न होते हैं। इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड, इनका सबसिस्टेंस कि लोग किस तरीके से जीते थे, जैसे एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, या सेडेंट्री लिविंग, सेडेंट्री यानी कि कहीं एक जगह पे स्थायी रहना था, या नोमैडिक लाइफ को जीते थे। इन सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का राइटिंग, जो कि उनके स्क्रिप्ट्स हैं, और इसी के साथ में जुड़ा हुआ उनका रिलीजियस एंड फ्यूनरी प्रैक्टिसेस, कि क्या वो किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे, और जो लोग मर जाते थे उन्हें किस तरीके से दफनाया जाता था, क्या उनकी प्रक्रिया थी। और जो थर्ड हो जाता है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये जो टॉपिक है ये प्योरली होता है आपके मेंस के लिए, क्योंकि ये जो दो टॉपिक है ये आपके लगभग मान के चलिए कि 95 से 98% तक आपके पीटी को कवर करते हैं। पीटी के जो क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो 98% इसी से आपको देखने को मिलेगा। और इन दोनों के जो डेटा और जो फैक्ट आपको जो मिलते हैं, आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस थर्ड वाले पॉइंट में, सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि यहाँ के हम सोसाइटी के को कैसे समझते हैं, यहाँ के हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं, क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था भी या नहीं था। इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, इन सारी जो पूछेंगे। और प्रेजेंट टाइम में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग रहा, किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में ये हमें इम्पैक्ट करता है, इसके क्या क्या मॉडर्न टाउन प्लानिंग में इसके कुछ रेलेवेंस हैं, कुछ सिग्निफिकेंस है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर समझना होता है। और यहीं से मेंस के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ये जो टॉपिक होगा ये पूरा का पूरा मेंस पर्सपेक्टिव से होता है। तो ये था इसका एक माइंड मैप कि किस तरीके से आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जब आप अगर इसे अपने अगर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाएगा, उसमें हमें अलग चीजों के हिसाब से पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसी ब्रॉड फ्रेमवर्क में आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। यही रहता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट होगा इसके डिस्कवरी से रिलेटेड, इसमें क्या क्या डिस्कवरीज हुए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम 1826 में। पर्सनालिटीज का नाम था चार्ल्स मेसन। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए एक पर्सनालिटी थे और अपने ट्रैवलिंग के दौरान इन्होंने पाया कि ये एक हड़प्पा के एक माउंट पर पहुंचे
और हड़प्पा के माउंट पर पहुंचने के बाद इन्होंने जितने भी अपने पास एक्सपीरियंसेस थे उस बेसिस पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन नहीं था, ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं था। हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन जिस तरीके से मेसोपोटामिया या फिर इजिप्ट में किसी प्रकार के सिविलाइजेशंस के एविडेंसेस होते थे, ये वो नहीं था, बल्कि इनका ये मानना था कि ये शायद ये वही जगह हो सकता है जहां पर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में एक समय पर युद्ध लड़ा गया था। तो चार्ल्स मेसन का ये थॉट था। तो आपको ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे जो पूछा जाएगा वो डेट, या तो आपसे डेट पूछा जा सकता है और पर्सनैलिटीज का नाम पूछा जा सकता है। अब चार्ल्स मेसन के बाद में जो दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जुड़े हैं वो है अलेक्जेंडर बर्न्स। फिर इसके बाद में होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर बर्न्स का भी कुछ खास रोल नहीं था, इन्होंने विजिट किया था। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम 2 बार विजिट करते हैं। इन्होंने 2 बार विजिट किया था इस साइट पे। पहले विजिट में इनको हार्डली कुछ सिग्निफिकेंस नजर आया, लेकिन सेकेंड टाइम में जब ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब डायरेक्टर जनरल के तौर पर आए, तब इन्होंने यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स देखा। खास करके एक हड़प्पन सील मिलता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सील होता है, और उसमें बुल के सिंबल और हड़प्पन राइटिंग के उन्हें एविडेंसेस मिलते हैं। और इस बेसिस पे वो कहते हैं कि ये कोई इंडिजिनस इंडियन सिविलाइजेशन नहीं था, बल्कि फॉरेन कॉन्टैक्ट से आया हुआ कोई स्क्रिप्ट या फिर एक सील था। तो इस तरीके से इन्होंने रूल आउट कर दिया कि कोई इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट है जो कि इंडियन हिस्ट्री को कंट्रीब्यूट करेगा, इंडियन पास्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरुआत की ये 3 पर्सनैलिटीज हैं। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ही सेकंड बार जब अपने विजिट के दौरान आए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, और रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने के दौरान जो यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो ऑलरेडी जो सिटी, जो पास्ट में जो सिटीज थे, तो उनके ईंट को इस्तेमाल करके रेलवे ट्रैक्स में इस्तेमाल किया जा रहा था और मजदूरों द्वारा इसे ले जाया जा रहा था। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से करप्शन कर रहे थे। इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई के तौर पर संज्ञान लिया, और फिर उसमें कई सारे रिस्टोरेशन वर्क किए गए, और धीरे धीरे करके इस पूरे के पूरे जो हड़प्पा का जो साइट था, इसका रिसर्च एंड एक्सकवेशन स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद में यहां से इंपॉर्टेंट कहानी बदलता है, जब 2 इंडियन इंडिविजुअल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट नाम आता है आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी का। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो 1920 में और 1921 में, 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एक्सकवेट किया, और 1920 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया। और यहां से ब्रेथ टेकिंग एक्सकवेशंस उभर कर आए, ब्रेथ टेकिंग फैक्ट्स उभर कर आए, और फाइनली 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई के तौर के पोस्ट को होल्ड किया हुआ था, उन्होंने फॉर्मल अनाउंसमेंट किया हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी का, कि एक नए सभ्यता का भारत के लैंड पे, इंडिया के लैंड पर डिस्कवरी किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट रोल इन 2 पर्सनैलिटीज का था। इनका नाम आप जरूर याद रखिए, दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा से रिलेटेड है,
और आर.डी. बनर्जी जो कि मोहनजोदारो के एक्सकवेशन से रिलेटेड है। और जो फॉर्मल अनाउंसमेंट किया गया था वो था 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआई, जिन्होंने फॉर्मल तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी का पूरे वर्ल्ड के सामने अनाउंसमेंट किया। अब ये तो हो गया डिस्कवरी। अब डिस्कवरी के बाद में, अब डिस्कवरी जब हुआ था तो हमें तो आर्टिफैक्ट्स मिले, हमें सिटीज मिले, चीजों को मिला। अब इसका नाम क्या किया जाएगा? आखिर हम दुनिया के सामने जब भी हम कोई भी चीज पैदा अगर होता है या कोई चीज अगर डिस्कवर अगर होता है तो हम आखिर उसे किस नाम से जाने? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग द नेमिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन। नेमिंग की प्रक्रिया। तो इसमें कुल मिला के हमें 3 ब्रॉड आइडियाज देखने को मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो साइट्स जो मिले वो हड़प्पा और जो कुछ मोहनजोदारो के जो साइट्स थे, ये इंडस वैली के अराउंड और इंडस वैली रिवर के अराउंड सिचुएटेड थे। तो इसलिए इस नोशन को फॉलो करते हुए, इस मेथड को फॉलो करते हुए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। क्योंकि जो शुरुआत के जो कंसंट्रेशन ऑफ साइट्स जो मिले वो इंडस वैली के अराउंड थे। तो इसी ज्योग्राफिकल एक साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे कहा गया। आगे चलकर चूंकि ये जब डिस्कवरी जब हो रहा था तो इंडिया में नेशनलिज्म यानी फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो काफी एक हमारे चरम पे था। और इस डिस्कवरी ने इंडिया को, जो ब्रिटिशर्स एक हमेशा कहते थे कि इंडियंस बारबेरिक हैं, उनके पास में सिविलाइजेशन का स्कोप नहीं है, वो ये नहीं जानते हैं कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इस पूरे मिथ को उसको ब्रेक कर दिया था। और इससे फायदा ये हुआ कि अब हम उनके सामने कह सकते थे कि आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं, आप हमें अभी सिविलाइज करने आए हैं, हम आपसे लाखों साल पहले हजारों साल पहले सिविलाइज्ड हो चुके थे, हमारे पास एविडेंसेस है। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि कुछ इंडिजिनस इंटरप्रिटेशन भी किए गए। पहले जो साइट्स का जो डिस्कवरी हुआ वो इंडस वैली के अराउंड हुआ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया गया। तो फिर घग्गर हाकरा रिवर के अलोंग भी कई साइट्स देखने को मिले। अब इस घग्गर हाकरा रिवर को ऋग्वेद में सरस्वती रिवर के नाम से रेफरेंस मिलता है। तो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस और जो नेशनलिस्ट जो स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने कहा कि अब हम इसे, चूंकि इंडस को सिंधु कहा जाता था और यहाँ पे हो गया सरस्वती, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के इसे कहा गया सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये था सेकंड नाम। पहला नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा नाम सिंधु और सरस्वती रिवर से मिला के सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब जैसे जैसे डिस्कवरीज और स्कोप्स बढ़ते गए, नए नए ज्योग्राफिकल लोकेशन आए, आज आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली या फिर घग्गर हाकरा रिवर तक ही सिचुएटेड नहीं है, बल्कि जम्मू, यूपी, गुजरात, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स को कवर किया गया है। तो अब हम क्या करें? क्योंकि जिस आइडिया को सेंटर में रख के इसका नामकरण किया गया था वो तो अब होल्ड नहीं कर रहा है, ना ही इंडस वैली तक ये लिमिटेड है, ना ही ये घग्गर हाकरा तक रिवर है। तो फिर थर्ड मेथड जो उभर के आया वो था कि इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहेंगे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि पूरे के पूरे साइट का जो डिस्कवरी था वो एक आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे हुआ, एक आर्कियोलॉजिकल साइंस के बेसिस पर हुआ। तो आर्कियोलॉजी में एक कन्वेंशन है कि जब हम किसी भी साइट का और उससे जुड़ा हुआ जो पूरे के पूरे कल्चर को जब हम डिस्कवर करते हैं और उसमें हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, एक कल्चरल पैटर्न देखने को मिलता है, तो
आर्कियोलॉजी के कन्वेंशन के हिसाब से जो फर्स्ट जिस साइट को डिस्कवर किया जाता है या फिर जहां पर वो एविडेंस मिलते हैं जिसका एक्सकवेशन किया जाता है, उसी के बेसिस पे पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को हमें नामकरण किया जाता है, उसी के से हम जानते हैं। तो चूंकि हड़प्पा जो कि फर्स्ट साइट था जिसमें कि डिस्कवर किया गया और यही से हमें एविडेंसेस मिलने और यही से फिर फर्दर एक्सकवेशंस के हमें नॉलेज प्राप्त हुए कि हमें किस तरीके से करना है, क्या क्या पैटर्न बनेगा। तो आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर तीनों में अगर देखा जाए तो जो मोस्ट साइंटिफिक तरीका है जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी लिमिटेशन या बायसनेस नहीं है, वो आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कई सारे टेक्स्ट बुक में आपको अलग अलग तरीके के नाम मिल सकते हैं, लेकिन जनरली स्कॉलरली लेवल पे जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर कोई आपसे इस बात पे अगर लड़ाई करने के लिए कभी कोई तैयार हो जाए तो उसके साथ में लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ के उसके एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई यही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को वो चाहते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ही होना चाहिए, जबकि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के बारे में जो हमें पता चलता है वो साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक डिस्कवरी से होता है, आर्कियोलॉजी से होता है। और खुद फिर अगर हम आर्कियोलॉजी को अगर फॉलो ना करें तो फिर मतलब ही क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में आगे वाला जो इंसान अगर आपको दिखे कि साइंस के बजाय वो अपने सिर्फ आइडिया के ऊपर डोमिनेट करना चाहता है, तो हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए कि हाँ ठीक है आप ही सही है और आप ही अब से हम यही बात बोलेंगे, उसमें कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। क्योंकि अभी तक बहुत सारे साइट्स लगभग साइट्स का हमने एक सारे साइट्स अभी तक एक्सकवेट तो नहीं हुए हैं प्रॉपरली, लेकिन एक रफ हमारे पास एस्टिमेशन आ चुका है और इस बेसिस पे अगर इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखा जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो नॉर्थ में मांडा एक साइट है जो कि जेएनके में है। साउथ में मलवन जो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट में है। ये मांडा जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है, सूरत यानी कि गुजरात में है। ईस्ट में आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर। वेस्ट में सुतका गेंदोर जो कि पाकिस्तान में है ये लोकेटेड प्रेजेंट टाइम में। और हमें एक आइसोलेटेड साइट देखने को मिलता है शोरतुगाई, एक आइसोलेटेड साइट है, याद रखिएगा, जो कि अफगानिस्तान में आता है। तो इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमें एक ज्योग्राफिकल स्टेट देखने को मिलता है। खास करके ये इन तीन को तो आप जरूर याद रखिए कि नॉर्थ का, साउथ का और आलमगीरपुर का, मांडा, मलबन, सहारनपुर, ये सभी नाम याद रखिए, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अगेन मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ये सब टॉपिक रहेगा। टॉपिक तो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है और हमने बताया कि हम इसके ओरिजिन और डिस्कवरी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और जिसमें हम अर्ली फेज को भी कवर करेंगे और वो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्ली फेज क्या होता है और क्या इसके फीचर्स हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जितने भी डिस्कवरीज अभी तक हुए, जो जो हमें फाइंड्स मिलते हैं,
स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि उन्हें कैटेगराइज करने का कोशिश किया है कि आखिर हम चीजों, अगर पॉटरी मिला तो पॉटरी को कैसे क्लासिफाई करें, अगर मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन मिलते हैं तो मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो पूरा एक पैटर्न देखा गया कि हाँ, इसमें हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एकाएक जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन उभर के आ जाता है, बल्कि एक सिस्टमेटिक कई सौ सालों से चलता हुआ प्रोसेस था जिसमें फेजेस थे, उसी को हमें समझना है। तो जो सबसे पहला जो इसको 3 फेज में बांटा गया है। ये कोई अचानक से हुआ कोई एक्सपेरिमेंट या फिर किसी प्रकार का कोई इनोवेशन नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टाइम ड्रॉन प्रोसेस था। जो सबसे पहला जो फेज है उसे कहा जाता है अर्ली फेज। इसके बाद में आता है मैच्योर फेज, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्बन फेज था, और फिर आ जाता है लेट हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन को हम इसके फॉर्मेटिव फेज के तौर पे जाना जाता है, यानी कि यहीं से शुरुआत होता है फॉर्मेटिव फेज, जिसमें कि प्रोटो अर्बनाइजेशन कि धीरे धीरे सेंटर्स जो हैं, अर्बन सेंटर्स जो हैं, वो उभर के आने लग जाते हैं। आपको पता होगा, और जो नहीं भी जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन के तौर पे देखा जाता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कि सिटीज का इमर्जेंस होना, उसके साथ साथ में अदर भी फीचर्स होते हैं, जैसे टाउन का राइज हुआ। अगर टाउन्स के राइज अगर हुए तो किस प्रकार के टाउन्स राइज हुए, क्या वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग थे या फिर वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेंटर हुआ करते थे। उसके साथ में अदर जो सेकेंडरी और जो टर्शियरी एक्टिविटीज है, क्या वो चलते थे या नहीं चलते थे। ये सारी चीजें हमें पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, इसलिए इसे इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन के तौर पर जाना जाता है। तो पहला जो फेज है वो फॉर्मेटिव फेज है, जिसमें हमें प्रोटो अर्बन यानी कि अर्बनिज्म के अर्लीस्ट फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसे रीजनलाइजेशन एरा भी कहा जाता है। रीजनलाइजेशन एरा यानी कि सेंटर्स उभर के आने लगे। कोई सेंटर ऐसा है जो कि क्राफ्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कोई ऐसा सेंटर है जो कि पर्टिकुलर किसी ट्रेड से रिलेटेड है, ऐसे ऐसे करके कहीं पे है जो कि इंपॉर्टेंट अपने फोर्टिफिकेशंस के लिए जाना जा रहा है। ऐसे ऐसे करके इंपॉर्टेंट सेंटर्स उभर के आने लगे। और जो एक रफ टाइम पीरियड जो माना जाता है इस अर्ली फेज का, वो है सरका से लेकर 2600 BCE तक। ये एक रफ है, हो सकता है कि कई टेक्स्ट बुक में इसमें अलग अलग तरीके के डेट्स दिए हुए हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे जो एक रफ डेट जिसे माना जाता है, जो एक जनरल एग्रीमेंट है, वो है 3300 से लेकर 2600 BCE तक का अर्ली फेज होता है। फिर जो मैच्योर फेज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फुल फ्लेजेड अर्बन फेज, यानी कि यहाँ पर सब कुछ डेवलप हो चुका था, हमें फुल फ्लेजेड सिटीज देखने को मिलते हैं। और इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन एरा। इंटीग्रेशन एरा मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रीजनल सेंटर्स, अलग अलग रीजनल सेंटर्स उभर के आने लगे थे, अब ये रीजनल सेंटर्स एक दूसरे से कंबाइन होने लगे। मतलब सपोज करिए कि कोई एक ए लोकेशन है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे ए लोकेशन है, ए लोकेशन फेमस है कॉपर के माइनिंग के लिए, और बी एक साइट है जो कि कॉपर का इस्तेमाल करके सील्स या कोई भी आर्टिफैक्ट्स को बनाता है। तो अब पहले था कि ए अलग का डेवलपमेंट अलग हो रहा था और बी का जो डेवलपमेंट था वो अलग हो रहा था, लेकिन अब क्या होने लगा कि बी के तरफ से ए के लिए डिमांड जाता है,
बी को भी कहीं से एक सिटी है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हड़प्पा एक सिटी है। यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें कॉपर के हमें सील चाहिए, हमें कुछ आर्टिफैक्ट चाहिए। बी जो सिटी है, बी जो सेंटर है, वो इस चीज को मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर करता है उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो ए जो है वो रॉ मटेरियल का सप्लाई करता है। तो इस तरीके से तीनों के बीच में एक जगह से रॉ मटेरियल आया, एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ और दूसरे जगह पे इसका यूज हो रहा है। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा रिलेशन देखने को मिल जाता है हमें मैच्योर फेज में, इसलिए इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन एरा। तो ये ध्यान रखना। इसका जो एक रफ टाइमलाइन जो माना जाता है वो है 2600 से लेके 1900 BCE तक, और फिर सबसे लास्ट में आ जाता है लेट हड़प्पन फेज, यानी कि जो पोस्ट अर्बन जिसे हम कहते हैं। धीरे धीरे अब सिटीज जो है वो अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगे। पहले रीजनलाइजेशन, फिर इंटीग्रेशन, अब धीरे धीरे लोकलाइजेशन होने लगा, यानी कि जो इंटीग्रेशन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोकल सेंटर्स रह गए, वो अपने लोकल एरिया के ही डिमांड को फुलफिल करते थे, और धीरे धीरे करके वो एक्सटिंग्विश हो गए। और इसका जो डेट है वो 1900 से लेके 13, यहाँ लिख देता हूँ, 1900 से लेके 1300 BCE तक माना जाता है। तो ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा क्लासिफिकेशन। जब भी हम टास्क में जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर अर्ली फेज के बारे में बात किया जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जब हम मैच्योर फेज के बारे में बात कर रहे हैं तो किस चीज को हम रेफर कर रहे हैं, और जब हम लेट हड़प्पन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। इतना आपको, ये आपके समझ के लिए है, आपसे कोई इतना ज्यादा एग्जाम में एग्जैक्टली तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप पूछ भी सकता है कि अर्ली हड़प्पन फेज के क्या फीचर्स थे, मैच्योर हड़प्पन फेज के क्या फीचर थे, या फिर किस फेज में हमें रीजनलाइजेशन देखने को मिलता है, किस फेज में हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हम अपने इस अर्ली फेज को पढ़ेंगे इस क्लास में भी। अब सबसे पहले जब हम अर्ली फेज को पढ़ते हैं तो अर्ली फेज में कुछ हमें डिबेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए तो डिबेट यूजफुल नहीं है, क्योंकि मैं जीएस एक जनरल स्टडीज के बेसिस पे कर रहा हूँ, तो हम डिबेट्स में नहीं जाएंगे। लेकिन इस डिबेट्स का जो ब्रॉड पॉइंट है आप उसे समझ लीजिए। ब्रॉड पॉइंट में बेसिकली दो डिविजन्स उभर के आते हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंडिजिनस ओरिजिन था, इंडिजिनस ओरिजिन, और कुछ लोगों का मानना था कि इसके फॉरेन इन्फ्लुएंस थे, यानी कि जिसे डिफ्यूजनिस्ट या जिसे माइग्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक फॉरेन इन्फ्लुएंस से आया था, जिसमें बेसिकली मेसोपोटामिया और इजिप्ट का रोल था। कि सबसे सिटीज कुछ 100 साल पहले ही हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले मेसोपोटामिया में डेवलप हो चुके थे सिटीज, अर्लीस्ट वहीं पर डेवलप होते हैं। तो लोगों का ये, कुछ स्कॉलर्स का, कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि वहीं से आइडियाज या वहीं से लोगों ने इंस्पिरेशन लेके यहाँ पर भी डेवलप करने का कोशिश किया। और कुछ लोगों ने ये दिखाने का कोशिश किया अपने वर्क के थ्रू कि इनमें काफी डिफरेंसेस थे, और हमें ऐसे कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते हैं जो कि इस बात को सटीक तरीके से कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हुआ वो मेसोपोटामिया के इन्फ्लुएंस में ही हुआ। तो आपको बस ये दो थ्योरीज याद रखना है कि एक इंडिजिनस ओरिजिन है, एक डिफ्यूजनिस्ट या जिसे माइग्रेशन थ्योरी कहा जाता है,
और इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उनके नाम याद रख लीजिए। जॉन मार्शल, दूसरे हैं अमलानंद घोष, और तीसरे हैं एमआर मुगल। एग्जाम में सबसे ज्यादा अमलानंद घोष का आता है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सकेवेशन के वर्क से, अपने रिसर्च वर्क से ये दिखाया था कि प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में एक रिलेशन था। प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन हैड रिलेशन विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड थे, यानी कि पहले डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद में ऐसा नहीं था कि अचानक से सिटीज इवॉल्व हो गए। सिटीज के हमें देखने को मिलता है कि प्री लेवल पे यानी कि अर्ली लेवल पे सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा था, लोग ब्रिक्स को स्टैंडर्डाइज कर रहे थे, नए नए सेंटर्स उभर के आ रहे थे, और फिर जाके इसमें एक यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलता है। तो अमलानंद घोष का नाम आप जरूर याद रखिए। इसको बेसिकली पॉटरी के बेसिस पर, पॉटरी के बेसिस पे इस चीज को शो करने का कोशिश किया था। तो इनकी थ्योरीज को बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करने का कोशिश किया। कहा गया कि सिर्फ आप एक एलिमेंट के बेसिस पे कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे जो रिलेशन थे वो अदर डायमेंशन में भी था। तो इसी को बढ़ाकर इन्होंने सिर्फ पॉटरी किया, एमआर मुगल ने इसी थ्योरी को बढ़ाकर आगे बाकी सारी चीजों में भी प्रूफ करने की कोशिश किया, जैसे सील्स हो गए, राइटिंग्स हो गए, ब्रिक्स के साइज हो गए, वॉल्स हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, उन मेटलर्जी हो गया। इन सब चीजों में दिखाने का कोशिश किया कि अर्ली फेज में और मैच्योर फेज में दोनों के बीच में एक सेम रिलेशन था। ऐसा नहीं था कि ये कोई आइसोलेशन में थे, और कोई भी फॉरेन इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिलता है। एमआर मुगल ने इसे बढ़ाकर किया। तो ये अमलानंद घोष का नाम और एमआर मुगल का नाम जरूर याद रखिए। डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी में जैसे EJH मैके, DH गॉर्डन, DH गॉर्डन, SN क्रैमर और मॉर्टिमर व्हीलर। और मॉर्टिमर व्हीलर होते हैं जिन्होंने ये कहा कि मेसोपोटामियन और इजिप्ट से इनका इन्फ्लुएंस आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और कुछ लोगों का मानना था इंडिजिनस ओरिजिन का। तो ये था अर्ली हड़प्पन फेज के ओरिजिन से रिलेटेड। जो सेकंड पॉइंट जिससे मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो है साइट्स। कई सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं जिनमें कि हमें अर्ली हड़प्पन फेज के एविडेंस मिलते हैं, मैच्योर हड़प्पन के एविडेंसेस मिलते हैं, और लेट हड़प्पन के एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ। और इसी के साथ साथ में कई सारे ऐसे साइट्स भी हैं जिनका नाम हमें अर्ली फेज में नहीं देखने को मिलता है, वो सिर्फ मैच्योर और लेट फेज में आते हैं। और कई सारे ऐसे साइट्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ अर्ली फेज है, उनमें कोई भी मैच्योर फेज नहीं। तो इसलिए इसे एक तरीके के यूनिवर्सल व्यू के साथ में हम नहीं कह सकते हैं कि यही फैक्ट हुआ होगा और ये फैक्ट नहीं हुआ होगा। तो इस बात को आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स के ऊपर अर्ली हड़प्पन फेज के। इसमें खास करके आपको उन साइट्स के बारे में याद रखना है जो कि इंडिया में फॉल करते हैं। कई सारे ऐसे साइट्स भी हैं जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कवर करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया में फॉल होने वाले साइट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है कालीबंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, बैंक ऑफ घग्गर रिवर। यहां पर हमें मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन, के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, ब्रिक्स के एविडेंसेस हमें मिलते हैं।
उसके बाद पॉटरी, हड़प्पन का जो पॉटरी है वो रेड इन कलर होता है, जो जनरल होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मिलते हैं, रेड इन कलर और उसमें ब्लैक में डिजाइन होते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एविडेंस ऑफ अ प्लॉट फील्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और कई बार पूछा भी गया है। और इसी के साथ साथ में हमें हॉर्न डीटी के भी एविडेंस मिलते हैं, जिसे प्रोटोशिवा के नाम से कई जगह पे इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड और हॉर्न डीटी का, इसे जरूर आपको याद रखना है। तो इसे लिखने के बाद में अब इसे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साइड्स में। कालीबंगन कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। घग्गर रिवर, मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन, ब्रेक, पॉटरी, इन सबके पॉटरी में हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? जो कि रेड कलर से पेंटेड है और उसमें ब्लैक के डिजाइन होते हैं। एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, यानी कि इससे पता चलता है कि वहां पे लोग एग्रीकल्चर करते थे। और हॉर्न डीटी के हमें एविडेंस मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो है कुनाल, बनावली, राखीगढ़ी, सिसवल, बालू और भिराना, जो कि हरियाणा में ये सभी साइट्स लोकेटेड है। पंजाब के कुछ साइट्स हैं जिसमें कि रोहिरा और महोराना है। ये पंजाब में है। और गुजरात में पादरी, कुंतसी और ढोलावीरा। रन ऑफ कच्छ, अगर आप सभी YouTube देखते होंगे, काफी वीडियोस अवेलेबल हैं इसके, लोग हर साल जाते हैं अपने ट्रैवल ब्लॉग्स में। इसके बारे में अक्सर जो एक पूरा का पूरा जो स्ट्रेच दिखाया जाता है, आप सभी ने देखा होगा। तो ढोलावीरा के बारे में आपको सभी को देखने को मिलता है। तो अर्ली हड़प्पन फेज के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। अब इसमें जो है वो कुनाल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुनाल में हमें होड ऑफ ज्वेलरी मिलता है, होड ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। सिल्वर का एक हमें पॉट देखने को मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुनाल में, होड ऑफ ज्वेलरी। राखीगढ़ी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इंडिया में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भिराना भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, जहां पर हमें एक हाउस का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 रूम होते हैं, 6 रूम्स। ये इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए एग्जाम्स में कई बार एक तो कालीबंगन के बारे में पूछा गया है, जिसमें प्लॉट फील्ड के बारे में पूछा जाता है, और दूसरा कुनाल के बारे में पूछा जाता है, होड ऑफ ज्वेलरी। तीसरा इंपॉर्टेंट है राखीगढ़ी के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट साइट है अभी तक जो डिस्कवर किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो राखीगढ़ी में है। कहाँ पे है? तो वो हरियाणा में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से, कभी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, कभी सेंटेंस के फॉर्म में, या कभी प्लेन स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं उनके बेसिस पे। तो अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ही है। आप जब अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, वो इतने रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट नहीं है,
एक अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से आप अपने नोट्स को बना लीजिए और टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए चलिए। तो ये था आज का क्लास 1 में हम इतने पर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी का, वो होगा जनरल फीचर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि अर्बन फेज को रेफर करता है, हम इसे अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके नोन में हैं, अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियस हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उन्हें रेफर कीजिए, ताकि मैं कंटिन्यूसली आपको सीरीज से देता रहूं। बाकी क्लासेस कैसे चलेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप उसे फिर से देख सकते हैं, जो लोग नए हैं। और जो लोग जुड़े हैं वो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड